Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी सेल डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों बी सेल्स ये आपकी बी लिम्फोसाइट्स हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने टी सेल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आपके पास दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स, दूसरी टी लिम्फोसाइट्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं आपकी, ये बोन मैरो में ही क्या होती हैं, बोन मैरो में ओरिजिन होता है इन दोनों का। लेकिन जो टी सेल आपकी है, इनका जो डेवलपमेंट है वो थाइमस में होता है, थाइमस में। दैट्स वाई दे आर नोन एज टी सेल्स, राइट। बट बी सेल्स आपकी बोन मैरो में इनका ओरिजिन होता है और बोन मैरो में ही इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट का कुछ पोर्शन तो इनका बोन मैरो में होता है, लेकिन फर्दर दे आर मेच्योर्ड इन पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो कुछ डेवलपमेंट इनका बोन मैरो में होता है और ज़्यादातर जो मैच्योरेशन की जो स्टेज आती है वो स्टेज आपकी कहाँ कंप्लीट होती है, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। जैसे आपके स्प्लीन है या आपके लिम्फ नोड्स हैं, राइट। तो बोन मैरो में इनका बी सेल्स का ओरिजिन होता है और डेवलपमेंट, जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में ही होता है। लेकिन फर्दर डेवलपमेंट, मैच्योरेशन की जो स्टेज आती है वो स्टेज आपकी कहाँ कंप्लीट होती है, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। क्लियर। तो दोस्तों बी सेल्स आपकी, ये इनका जो रोल है, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स का जो मेजर फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ एक और इसका फंक्शन है दैट इज कि ये इट वर्क्स एज एन एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो दो मेजर फंक्शन है बी सेल के जो आपको पता होने चाहिए। एक तो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये वर्क करता है। क्लियर। और जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं या बी सेल्स होती हैं, वो टोटल सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स का 30% होता है। यानी कि जो आपका ब्लड लिम्फोसाइट्स हैं उनके 30% आपकी, उनमें जो 30% होती हैं आपकी बी सेल्स होती हैं, राइट। और दूसरी चीज़ कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में तो एवरी डे अबाउट 1 बिलियन बी सेल्स आपकी क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती एवरी डे, राइट। और अगर बी सेल के लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान इनका बहुत कम होता है, डे टू वीक्स का लाइफ स्पान होता है। वैसे तो जो मेमोरी बी सेल्स आपकी होती हैं उनका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है, राइट। मेमोरी बी सेल्स हैव द लॉन्ग लाइफ स्पान। क्लियर। और जो बी सेल्स आपकी हैं, बी सेल्स जो आपकी हैं वो मेच्योर बी सेल में कन्वर्ट होने में ये टाइम लेती हैं 1 to 2 वीक का टाइम, इसमें 2 वीक्स का टाइम लगता है एक बी सेल को मेच्योर बी सेल में कन्वर्ट होने में, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं एक बी सेल मीन्स, बी सेल कहाँ से ओरिजिन हुआ, बी सेल आपकी डेवलप हुई स्टेम सेल से।
स्टेम सेल से। क्लियर, राइट। तो अगर बी सेल डेवलपमेंट के एक ओवरव्यू की अगर बात करें कि आपका बी सेल डेवलप कैसे होता है एक स्टेम सेल से, तो सपोज देखिए कि ये एक स्टेम सेल है आपकी, स्टेम सेल, राइट, लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल सबसे पहले डेवलप होती है आपकी किस में, डेवलप होके फॉर्म करती हैं प्रो बी सेल, प्रो बी सेल, यानी कि प्रोजेनाइटर बी सेल में कन्वर्ट होता है। देन ये आपकी जो प्रो बी सेल है ये कन्वर्ट होती है प्री बी सेल में, यानी कि प्रीकर्सर बी सेल, प्री बी सेल में कन्वर्ट हुआ, राइट। और ये प्री बी सेल फिर आपका डेवलप होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमेच्योर बी सेल बन जाता है आपका, इमेच्योर बी सेल। तो ये स्टेम सेल से लेके इमेच्योर बी सेल बनने की जो प्रोसेस है, राइट, वो आपकी कहाँ कंप्लीट होती है, इट अकर्स इन बोन मैरो, इट अकर्स इन बोन मैरो। ये प्रोसेस आपकी कहाँ होती है, बोन मैरो में, राइट। और आप कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज एंटीजन इंडिपेंडेंट, मीन्स इस डेवलपमेंट के लिए एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये फुली एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है, एंटीजन का कोई रोल नहीं है, राइट। तो यहां तक की जो प्रोसेस आपकी वो बोन मैरो में होती है। देन जब आपकी इमेच्योर सेल आपकी बन जाती है तो ये इमेच्योर सेल फिर आपकी कहाँ जंप करती हैं, इट गोज टू पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। क्लियर। तो इमेच्योर सेल से, इमेच्योर सेल से फिर आफ्टर फॉलोइंग एन एंटीजेनिक स्टिमुलस, ये इमेच्योर सेल आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इमेच्योर बी सेल आपकी मेच्योर बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मेच्योर बी सेल बन जाता है, राइट। और फिर ये मेच्योर बी सेल आपका डिफ्रेंशिएट होके डिवाइड हो जाता है किस में, एक तो आपकी प्लाज्मा सेल बन जाती हैं, प्लाज्मा सेल, दूसरी मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। क्लियर। तो प्लाज्मा सेल्स तो आपकी किसका प्रोडक्शन करती हैं, दे प्रोड्यूस मैसिव एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। क्लियर। और जो ये मेमोरी सेल है ये इसका रोल क्या है कि ये फर्दर अगर दोबारा से वही एंटीजेनिक स्टिमुलस अगर आता है, यानी कि वही एंटीजन अगर एंटर करता है तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है मेमोरी सेल्स आपकी। क्लियर। तो दिस इज द ओवरव्यू हाउ बी सेल्स डेवलप्ड इनटू बोन मैरो एंड पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्लियर। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसके इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट, डिटेल में। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में डेवलपमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स इन दी बोन मैरो। सबसे पहले बात करेंगे बोन मैरो में कैसे आपका डेवलपमेंट होता है। तो आपको पता है कि स्टेम सेल, सबसे पहले आपकी स्टेम सेल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं किस में, आपकी प्रो बी सेल में, प्रोजेनाइटर बी सेल, प्रो बी सेल। तो सबसे पहले हम इसी सेल की बात करेंगे, प्रो बी सेल की या प्रोजेनाइटर बी सेल की, राइट। तो दोस्तों प्रो बी सेल्स आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन नहीं करती, यानी कि इनकी सरफेस पे, प्रोजेनाइटर बी सेल की सरफेस पे कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन आपका नहीं होगा। बट ये जो आपकी सेल्स होती हैं प्रो बी सेल्स, ये आपकी एक्सप्रेस करती हैं
हेट्रोडाइमर्स को, हेट्रोडाइमर्स लाइक हेट्रोडाइमर IG अल्फा एंड IG, immunoglobulin alpha and immunoglobulin beta. Clear? Or you can say they are the surface markers which further in future they form a part of B cell receptor. क्लियर? तो हम इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं CD79A और CD79B. A for alpha and B for beta immunoglobulin, right? CD79 सरफेस मार्कर्स हम इनको बोल सकते हैं. क्लियर? तो इनिशियली जो आपकी प्रो बी सेल है उसमें आपकी उसकी सरफेस पे कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता, लेकिन कुछ हेट्रोडाइमर्स आपके होते हैं लाइक IG अल्फा एंड IgB, और यू कैन से CD79A एंड CD79B. क्लियर? तो ऐसा आपका होता है इस स्टेज में. दिस स्टेज इज नोन एज अर्ली प्रो बी सेल स्टेज, राइट? तो अर्ली प्रो बी सेल में आपका हेट्रोडाइमर्स आपके सरफेस पे अपीयर होते हैं, बट देयर इज नो एनी इम्यूनोग्लोबुलिन और नो एनी चेन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, ना ही कोई हैवी चेन, क्योंकि आपको पता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी दो चेन से फॉर्म होती है, एक होती है हैवी चेन और दूसरी लाइट चेन्स होती हैं. क्लियर? तो इस स्टेज में दोनों में से कोई भी चेन आपकी अपीयर नहीं होती. बट फर्दर ग्रेजुअली जब फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है तो फिर जब आपकी लेट प्रो बी सेल की स्टेज आती है तो उसमें इस स्टेज में लेट प्रो बी सेल में आपकी हैवी चेन्स के जीन्स आपके अपीयर होते हैं. हैवी चेन कौन सी? म्यू. आपको पता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बहुत सारी क्लासेस होती हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन M है, D है, G है, A, E, ये सारी होती हैं. ठीक है? तो उनमें से म्यू, ये उन सब क्लासेस की कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है उनको कौन डिसाइड करता है? उसको डिसाइड, इन क्लासेस को कौन डिसाइड करता है? हैवी चेन डिसाइड करती है, राइट? तो अगर हैवी चेन आपकी म्यू टाइप की है तो इम्यूनोग्लोबुलिन कैसा होगा? आपको पता है M, राइट? तो म्यू हैवी चेन, जो आपकी हैवी चेन है, म्यू हैवी चेन, उसके जीन्स आपके अपीयर होते हैं लेट प्रो बी सेल में, राइट? इस स्टेज पे तो कौन से जीन आपके अपीयर होते हैं इस स्टेज पे? D एंड J जीन, राइट? तो दोस्तों DJ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के जेनेटिक्स आपको बताना चाहूँगा. ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने. तो दोस्तों एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का जो जेनेटिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, राइट? ये आपकी जो एक क्लासिकल मॉडल है, दैट इज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, जो जेनेटिक मॉडल है ये उसको फॉलो नहीं करता. इसमें क्या होता है? इसमें मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो आप याद रखेंगे कि जो एक हैवी चेन है, आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल इम्यूनोग्लोबुलिन का, एक मॉलिक्यूल यानी कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? मल्टी जीन कोडेड होता है. यानी कि वो एक सिंगल जीन से कोडेड नहीं होता, वो मल्टी जीन से कोडेड होता है. जैसे आप देखिए जो हैवी चेन्स होती हैं, हैवी चेन आपकी इज कोडेड बाय 4 जीन्स. हैवी चेन इज कोडेड बाय 4 जीन्स. 4 जीन इसको कोड करते हैं. कौन कौन से 4 हैं? 4 जीन सेगमेंट. आप कहेंगे 4 जीन सेगमेंट्स. कौन से सेगमेंट्स हैं 4 जीन? 4 आपके V, D, J एंड C, राइट? ये 4 सेगमेंट्स हैं जो आपके H चेन को यानी कि हैवी चेन को कोड कर रहे हैं, राइट? और लाइट चेन इज
कोडेड बाय 3 जीन्स, 3 जीन सेगमेंट्स। इसमें आपका डी जीन सेगमेंट एब्सेंट होता है, किसमें? लाइट चेन्स में। तो इसको कौन कोड करता है? वी, जे एंड सी, ये 3 सेगमेंट इसको कोड करते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, एल चेन आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो कापा और दूसरा लैम्डा। तो इन दोनों को वी जे सी के डिफरेंट 2 सेट्स इनको कोड करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वी जे सी जीन सेगमेंट होगा और इसके लिए दूसरा वी जे सी सेगमेंट इसको कोड करता है। राइट? क्लियर? तो दिस इज द जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसकी ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं, तो इतना बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, एक ही एंटीबॉडी को इतने सारे जीन सेगमेंट्स आपके कोड कर रहे हैं। क्लियर? तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। राइट? और एक चीज और याद रखेंगे कि जो वी डी जे जीन आपके हैं, ये आपके वेरिएबल रीजन को कोड करते हैं, वेरिएबल रीजन को कोड करते हैं। और जो सी जीन है आपका, वो कांस्टेंट रीजन को कोड करता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 रीजन होते हैं एक एंटीबॉडी में, एक होता है आपका वेरिएबल रीजन, दूसरा कांस्टेंट रीजन। राइट? तो वेरिएबल रीजन को ये 3 जीन आपके कोड कर रहे हैं और कांस्टेंट रीजन को ओनली सी जो जीन है वो कोड कर रहा है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि वी डी जे जीन्स की जो जॉइनिंग है या जो रीअरेंजमेंट है, वो आपका डीएनए लेवल पर होता है, डीएनए लेवल का रीअरेंजमेंट है। और जो कांस्टेंट या आप कह सकते हैं कि सी जीन का जो रीअरेंजमेंट है, वो आपका आरएनए लेवल पर होता है। यानी कि जब आपका ये जो सी जीन है, वो उसका जो कॉम्बिनेशन है, वो जब आपका कंबाइंड होगा वी डी जे के साथ, वो आपका आरएनए लेवल पर होता है, वो डीएनए लेवल पर नहीं होता है। क्लियर? तो इस लेट प्रो बी स्टेज में आपकी जो डी जे जीन्स हैं वो अपीयर होते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है? तो इसमें सिर्फ आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा और इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद फिर फर्दर जो अगली डेवलपमेंटल स्टेज आती हैं, राइट, दैट इज लार्ज प्री बी सेल। दिस इज द लार्ज प्रीकर्सर बी सेल। राइट? अब इसमें क्या होगा दोस्तों, डीजे जीन तो ऑलरेडी है। राइट? अब इसमें वी जीन भी आपका अपीयर हो जाता है, म्यू, आप क्या बोलेंगे, म्यू वी डी जे। ये तीनों आपकी क्या हो गए, अपीयर हो गए। अपीयर होने के बाद इन तीनों की क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग मीन्स रीअरेंजमेंट होता है, इन तीनों जीन्स का रीअरेंजमेंट होगा और ये तीनों क्या फॉर्म कर देती हैं, हैवी चेन का फॉर्मेशन, म्यू टाइप। कौन सी हैवी चेन? म्यू टाइप की हैवी चेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस सेल में, इस लार्ज प्री बी सेल में आपकी क्या बन जाएगी, आपकी ये लार्ज चेन, ये आपकी एंटीबॉडी की लार्ज चेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? म्यू टाइप की लार्ज चेन का फॉर्मेशन आपका हो गया। इसके बाद फिर जो लार्ज प्री बी सेल है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती किसमें, स्मॉल प्री बी सेल में, स्मॉल प्री बी सेल। राइट? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये तो है ही है, जो लार्ज चेन्स की जो फॉर्मेशन हुई है वो तो है ही। राइट? यानी म्यू वी डी जे
क्लियर। इसके साथ साथ इस स्मॉल प्री बी सेल में आपकी कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स का भी फॉर्मेशन होता है, राइट। वो एल चेन की तरह के लाइट चेन की तरह के आपके पेप्टाइड्स होते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट लाइट चेन्स, क्लियर, दे आर नॉट ट्रू लाइट चेन्स, बट दे आर सिमिलर टू लाइट चेन्स, बट दे आर नॉट ट्रू लाइट चेन्स। तो दे आर नोन एज दीज, यू कैन से इस तरह के लाइट चेन्स, राइट। अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाएं, सपोज दिस इज द लार्ज चेन, राइट, एंड these are the heavy chains, sorry, large chains नहीं, heavy chains, and these are the light chains, light chain like structure like peptide, क्लियर। ये लाइट चेन है नहीं, लेकिन उसी की तरह के स्मॉल पेप्टाइड्स, एंड दीज आर नोन एज सरोगेट लाइट चेन्स, दीज आर नोन एज surrogate light chains because they are not true light chains, surrogate light chains, क्लियर। तो स्मॉल प्री बी सेल की स्टेज में आपके इस तरह के सरोगेट लाइट चेन्स अपीयर होती हैं, क्लियर। और दोस्तों एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि जो आपकी कोई भी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो लाइट चेन है चाहे वो हैवी चेन है, राइट, तो उसका फॉर्मेशन दो एलील से हो रहा है, राइट। तो वो एलील आपका, सपोज ये दो एलील है, राइट, तो एक एलील तो आपका है दैट इज फ्रॉम मदर, ये एलील आपका मदर से आया, और दूसरा आपका फ्रॉम फादर, ये फादर से मिला, ठीक है, ये मदर से मिला और ये फादर से मिला। तो एवरी बी सेल एक्सप्रेसेस ओनली वन एलील आउट ऑफ दीज टू एलील्स, राइट, गॉट इट, समझ में आया कि कोई भी बी सेल आपकी सिर्फ एक ही एलील को, चाहे वो मदर एलील को एक्सप्रेस करे चाहे फादर एलील को एक्सप्रेस करे, लेकिन सिर्फ एक ही एलील को एक्सप्रेस करता है। दूसरे एलील को जो एक्सप्रेस हुआ वो तो ठीक है, दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं साइलेंस एलील, तो दूसरे को साइलेंट कर देता है। एक ही को एक्सप्रेस करता है, दूसरे को क्या कर देता है, साइलेंट। तो सपोज कि मदर एलील आपकी अपीयर हो गई, ये एक्सप्रेस कर दिया बी सेल ने, और दूसरा जो फादर एलील है वो क्या हो गया, वो इनहिबिट हो गया आपका, या वो क्या हो गया आपका, साइलेंस हो गया, क्लियर। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एलीलिक एक्सक्लूजन, क्लियर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द क्लोनल स्पेसिफिसिटी ऑफ बी सेल्स, राइट। ये बी सेल्स इसलिए करती हैं, एवरी बी सेल ऐसा करती है, राइट, वो इसलिए करती है ताकि जो क्लोनल स्पेसिफिसिटी है वो मेंटेन्ड रहे, राइट, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है दोस्तों, ये स्मॉल प्री बी सेल जो है आपकी, ये डेवलप होके इमेच्योर बी सेल का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस स्टेज में क्या होगा कि लाइट चेन्स के जीन भी आपके अपीयर हो जाते हैं। तो आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, म्यू वी डी जे, तो ये जीन्स तो है ही हैं। इसके साथ साथ जो लाइट चेन्स के जीन्स भी आपके अपीयर होते हैं, वी जे जीन्स, क्लियर। दे आर आइदर ऑफ के टाइप, कापा टाइप सॉरी, और लैम्डा टाइप, क्लियर। तो एट ए टाइम या तो कापा, या तो दोनों आपकी कापा चेन्स बनेंगी या फिर दोनों आपकी लैम्डा बनती हैं, क्लियर। तो ये आपका किसकी वजह से होता है, एलीलिक एक्सक्लूजन की वजह से ऐसा होता है कि एट ए टाइम एक ही एलील आपका एक्सप्रेस होगा, वो या तो कापा फॉर्मेशन करेगा या फिर लैम्डा चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी लाइट चेन के जीन भी अपीयर होते हैं और इनका रीअरेंजमेंट शुरू होता है।
तो रीअरेंजमेंट होके क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी यहाँ पे इसकी सरफेस पे क्या है, आपके ये हेट्रोडाइमर्स हैं, आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा, और इसके साथ साथ अब क्या होता है आपका ऑलरेडी आपकी लाइट चेन्स बन चुकी थी स्मॉल प्री बी सेल पे, सॉरी लाइट चेन नहीं, हैवी चेन्स। क्लियर? तो हैवी चेन्स ऑलरेडी आपकी बन चुकी थी। अब यहाँ पे आपकी लाइट चेन्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? क्योंकि उसके जीन भी आपके अपीयर हो गए हैं। तो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स आपके कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि जो लाइट चेन्स का फॉर्मेशन हुआ है वो आपकी हैवी चेन्स के साथ कंबाइन हो जाती और कंबाइंड होके कहाँ जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं, इस बी सेल की सरफेस पे आ जाएंगी। तो ये आपकी हैवी चेन, राइट, और इसके साथ आपकी ये लाइट चेन भी आपकी क्या हो गई, बाइंड हो गई। क्लियर? इसके साथ बाइंड हो गई, राइट। तो और ये कंप्लीट आपका क्या बन गया, IgM बन गया। क्योंकि IgM क्यों? बिकॉज द हैवी चेन इज म्यू टाइप, दैट्स वाई इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन M। क्लियर? तो ये आपका बन गया IgM। क्लियर? तो अब दिस IgM along with this heterodimer CD79A and CD79B is known as this complex structure combinedly known as BCR, B cell receptor। ये तीनों आपके कंबाइंड हो जाएंगे, हैवी चेन, लाइट चेन एंड दिस हेट्रोडाइमर, ये कंबाइंड होके क्या बना देते हैं, आपके बी सेल रिसेप्टर की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? तो ये सेल आपकी क्या हो गई, इमेच्योर, इमेच्योर नहीं हुई है अभी, राइट, इमेच्योर, इसको बोलेंगे इमेच्योर बी सेल। क्लियर? अब ये जो इमेच्योर बी सेल है ये आपकी एंटर करती है कहाँ, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, राइट। वहां पे ये इमेच्योर बी सेल जिसमें आपका क्या है, ये आपकी इमेच्योर बी सेल है जिसमें आपकी क्या प्रेजेंट है, IgM, जिसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, IgM प्रेजेंट है, IgM प्रेजेंट है, बट देयर इज नो IgD, इसमें आपकी IgD प्रेजेंट नहीं है, राइट। देन फिर फर्दर ये जो आपकी इमेच्योर बी सेल है इसमें फिर धीरे धीरे आपकी जो डेल्टा चेन है उसका भी फॉर्मेशन होता है, हैवी चेन की जो डेल्टा टाइप है वो भी आपका अपीयर होता है, और इसमें क्या हो जाता है आपके IgM के साथ साथ, सॉरी सपोज ये IgM है, IgM के साथ साथ IgD भी आपकी अपीयर हो जाती है, ये आपकी IgD और ये IgM। क्लियर? तो ये भी आपकी क्या है, इमेच्योर बी सेल। लेकिन जो IgD आपकी है वो कैसे अपीयर हुई, क्योंकि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है विच गिव बोथ डेल्टा एंड म्यू चेन्स। क्लियर? तो इसमें भी आपकी, इसको भी आप क्या बोलेंगे, इमेच्योर बी सेल ही बोलेंगे, राइट। और इसमें आपके दोनों IgM और IgD प्रेजेंट है। लेकिन IgM का जो कंसंट्रेशन है, IgM का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है और IgD का कंसंट्रेशन लो होता है। क्लियर? इस स्टेज पे, राइट। फिर आपकी ये इमेच्योर बी सेल मेच्योर, इसका जब फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो IgM का कंसंट्रेशन है, ये आपकी IgM का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है, और जो दूसरी एंटीबॉडी है दैट इज IgD, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। क्लियर?
तो अगर ऐसा है, इस स्टेज को आप क्या बोलेंगे? दिस इज मेच्योर और नाइव बी सेल। क्लियर? नाउ इट इज रेडी फॉर द एंटीजेनिक स्टिमुलस। तो जब कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस आएगा, जब कोई एंटीजन इससे कंबाइंड होगा इस बी सेल से, तो तब ये बी सेल आपका एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होके फिर ये क्या करता है? प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? दो सेल्स में कन्वर्ट होता है। दो टाइप की सेल, एक तो आपकी प्लाज्मा सेल्स, दूसरी मेमोरी सेल्स। क्लियर? तो जब आपकी इस पे एंटीजन बाइंड होगा, तब ये आपकी जो नाइव या मेच्योर बी सेल है वो आपका एक्टिवेट होता है। राइट? तो दोस्तों, दिस इज द बी सेल डेवलपमेंट, जिसमें हमने आपको बताया डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट इवेंट्स जो इस पूरी प्रोसेस में आते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बी सेल आपका एक्टिवेट कैसे होता है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपके समझ में ये वीडियो आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।